गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे परासरण क्या होता है, विसरण क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों विसरण की। विसरण होता है बच्चों गैसों का। ठीक है, विसरण जो होता है हम कह सकते हैं कि गैसों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है, विसरण। उदाहरण के तौर पर अगर आप अपने रूम के अंदर किसी कोने में अगरबत्ती जलाते हो तो थोड़े टाइम बाद आपको उस अगरबत्ती की स्मेल पूरे रूम में आने लगती है। ठीक है, ये क्या है, विसरण है। ठीक है, मतलब कि अ, हम कह सकते हैं अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन विसरण कहलाता है। जल से भरी द्रोणी से सांद्र पोटेशियम परमैंगनेट डालने पर कुछ समय पश्चात बैंगनी रंग सर्वत्र फैल जाता है। यह पराक्रम जिसमें उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से अणुओं का निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन होता है उसे विसरण कहते हैं। ठीक है, इसका एक सिंपल सा उदाहरण भी है कि भाई विसरण के लिए जब आप एक पोटेशियम परमैंगनेट का दाना लेके उसको किसी बाल्टी के अंदर डालते हो या फिर किसी ऐसी चीज़ में डालते हो जो जिसमें पानी भरा हो, तो क्या होता है धीरे धीरे वो पूरा का पूरा पानी ही बैंगनी हो जाता है। मतलब जहाँ सांद्रता अधिक थी वहाँ से अणु कहाँ गए, कम सांद्रता की ओर गए। इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे परासरण। परासरण में क्या होता है, परासरण में जल से जैसे कि सपोज करो अब यही चीज़ होगी लेकिन यहाँ पे अणुओं का गमन होगा अब निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। ठीक है, अणुओं का गमन कहाँ से कहाँ पे होगा, निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। विलायक के अणु, ठीक है, विलेय और विलायक। ठीक है, जो विलायक है उसके अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, अर्ध पारगम्य झिल्ली से, उसको हम कहेंगे परासरण। जल से भरी द्रोणी की अर्ध पारगम्य झिल्ली युक्त थीसल कीप में जिसमें शर्करा का रंगीन घोल भरा हो को लटका दिया जाता है। थीसल कीप अपने से विलायकों के अणुओं को ही गुजरने देती है। ठीक है, किसके अणुओं को गुजरने देती है, विलायकों के अणु को। जो विलायक है उसके अणु ही इसके आर पार हो सकते हैं, है ना, विलेय के अणु इसके आर पार नहीं हो सकते। वह पराक्रम जिसमें निम्न सांद्रता वाले विलायक से उच्च सांद्रता वाले विलायक की ओर विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली से अंदर गुजरते हैं, इस पूरे पराक्रम को हम कहते हैं परासरण। अर्ध पारगम्य झिल्ली रासायनिक पदार्थ फिनॉल अथवा पोटेशियम फेरोसाइनाइड की होती है। अर्ध पारगम्य झिल्ली एक सतत शीट के समान होती है जिसमें अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं। यह नेटवर्क होता है जिसे विलायक के कण गुजर सकते हैं। अब हम देखेंगे परासरण दाब क्या होता है। ओके बच्चों, अभी आपने यहाँ पे देखा कि एक आपने सेटअप देख रहे हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक कीप टाइप का बना हुआ है ना, और इसके अंदर यहाँ पे ये जो लगी हुई है ये है आपकी अर्ध पारगम्य झिल्ली, है ना, और ये है आपका विलायक, जो आपके जल के अणु हैं वो विलायक ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये है शर्करा का विलयन। ठीक है, और ये है इसकी कुछ हाइट जो हमने यहाँ पे शो करी हुई है एच से। अब क्या होगा, विलायक के जो अणु है वो कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करेंगे इस अर्धपारगम्य झिल्ली के आर पार। इसको हमने कहा परासरण। जब ये गमन करेंगे तो इस झिल्ली के ऊपर कुछ ना कुछ दाब लगता है। क्या लगता है, झिल्ली के ऊपर कुछ ना कुछ दाब लगता है। इसी दाब को हम कहते हैं परासरण दाब। इसको हम एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से समझेंगे, देखो किस तरीके से। ठीक है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। ओके, अब देखेंगे बच्चों, सपोज करो हम लोग इस टाइप का कोई एक बीकर लेते हैं, जिसके बीच में हमने अर्धपारगम्य झिल्ली लगा रखी। जिसके बीच में हमने क्या लगा रखी है, अर्धपारगम्य झिल्ली। यह है हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली। ओके अब यहाँ पे हमने भरा है विलियन। विलियन तो जानते हैं आप लोग क्या होता है, विलेय प्लस विलायक, है ना। थोड़ा कलर दूसरा ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने भरा है विलियन। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या भर दिया बच्चों, हर तरफ विलियन भर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा विलियन।
इस तरफ हमने भर दिया विलियन। अब दूसरी तरफ हम लोग क्या भरेंगे, दूसरी तरफ हम भरेंगे विलायक। विलायक हो सकता है हमारा जल, ठीक है। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे जल, जल के अणु, ठीक है। अब परासरण के अनुसार जो जल के अणु हैं, यहाँ पे कम सांद्रता है, यहाँ पे अधिक सांद्रता है, यहाँ पे विलियन है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे विलियन है तो कैसी सांद्रता है, अधिक सांद्रता है, ठीक है, अधिक सांद्रता है। यहाँ पे कैसी सांद्रता है बच्चों, अधिक सांद्रता। अब परासरण के अनुसार कम सांद्रता के क्षेत्र से अणुओं का गमन होना चाहिए अधिक सांद्रता की ओर, ठीक है। तो ऐसा होता भी है। उससे पहले हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन, पिस्टन तो आप लोग जानते हो, जैसा इंजेक्शन में होता है, ठीक है ना, उस टाइप का पिस्टन यहाँ पे लगा हुआ है। जस्ट सपोज हम मान रहे हैं कि यहाँ पे हमने कोई पिस्टन लगा रखा है, ये हमारा पिस्टन यहाँ पे लगा हुआ है। एक पिस्टन हमारा यहाँ भी लगा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो इसके ऊपर जब हम प्रेशर लगाएंगे तो उसको हम कहेंगे P1। और यहाँ से क्या होगा, जब ये विलियन यहाँ से यहाँ पे आएगा तो ये भी प्रेशर लगाएगा, उसको हम कहेंगे P2, ठीक है। तो जब विलियन यहाँ से यहाँ पे आएगा, जब विलायक के अणु यहाँ से यहाँ पे गमन करेंगे, जब विलायक के अणु यहाँ से यहाँ पे गमन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, जब ये यहाँ से यहाँ पे गमन करेंगे इसके ऊपर प्रेशर लगेगा और पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर से कोई प्रेशर लगाएंगे जो होगा P1। अब हमें P1 इतना रखना है कि विलायक के अणु यहाँ से यहाँ पर ना आए, मतलब कि बाहर से लगाया गया वह दाब जो कि परासरण की दर को कितना कर देता है, शून्य। समझ रहे हो, अगर हमने P2 को P1 के इक्वल कर दिया, अगर हमने P2 को किसके इक्वल कर दिया, P1 के इक्वल कर दिया, तो हमारे विलायक के जो अणु हैं वो यहाँ से यहाँ पे गमन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसा दाब, मतलब उतना दाब जो कि किसी परासरण की दर को क्या कर देता है, शून्य कर देता है, ठीक है, उस दाब को हम कहते हैं परासरण दाब। बात समझ में आई। ये एक इंस्ट्रूमेंट का सेटअप हमने बनाया है, यहाँ पे उसे एक्सप्लेन किया कि परासरण दाब क्या होता है। ये चीज़ बुक में है, एक बार अब हम समझते हैं बुक से। देखो बच्चों, परासरण दाब, ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया ये है आपका विलायक और ये है आपका विलियन, ठीक है। यहाँ पे है पिस्टन आपका और ये है पिस्टन 1 और ये है पिस्टन 2। यहाँ से यहाँ अणु गति करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे दबाव लगेगा। परासरण दाब के नियम, इसके लिए क्या हुआ, कुछ वैज्ञानिकों ने अपने नियम दिए। देखो क्या था, सबसे पहला था वॉन हॉफ बॉयल का नियम। निश्चित ताप पर विलियन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। मतलब जब ताप निश्चित होगा तो उसकी विलियन की जो परासरण दाब होगा वो किसके समानुपाती होगा, सांद्रता के। परासरण दाब को हम लोग दर्शाते हैं पाई से, जो आपको यहाँ पे ये पाई दिख रहा है, इससे हम लोग दर्शाते हैं बच्चों परासरण दाब को। हमने करा है पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। सांद्रता हम जानते हैं 1 बटा तन्यता होती है वॉल्यूम, तो हम कह सकते हैं पाई इज इक्वल्स टू 1/V। ओके, आगे चलते हैं। वॉन हॉफ दाब ताप का नियम, निश्चित सांद्रता तथा तनुता पर विलियन का परासरण दाब उसके तापमान के समानुपाती होता है, ठीक है। अगर सांद्रता निश्चित कर दी तो आपका जो परासरण दाब हो जाएगा वो किसके समानुपाती हो जाएगा, उसके टेम्परेचर के। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाया तो घटेगा, ठीक है। बात समझ में आई। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। बस ये आपके दो नियम दिए हुए हैं इसके लिए। एक बार हम देखते हैं और कोई नियम अगर होता है तो, ठीक है। उपरोक्त दोनों नियमों को मिलाने पर, अगर दोनों नियमों को हम मिला दें तो पाई इज इक्वल्स टू पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T/V। यहाँ पे इन्वर्सली का साइन हटा के हम लोग लगा देंगे S है एक नियतांक, ठीक है। विलियन स्थिरांक है जिसका आंकिकी मान गैस स्थिरांक के समान होता है। S का मान किसके बराबर होता है, R के समान होता है। तो हमने बोला पाई इज इक्वल्स टू ST/V। V को यहाँ ले लो तो हो जाएगा पाई V इज इक्वल्स टू ST
ठीक है। फिर ये हो जाएगा पाई वी इज इक्वल्स टू NST, एन हो गया नंबर ऑफ मोल, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे अगर गैस लेते हैं या कोई दूसरी चीज़ लेते हैं तो एन हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल। फिर ये हो जाएगा हमारा पी वी इज इक्वल्स टू NRT, जो हमारी इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। पाई वी इज इक्वल्स टू NRT। परासरण दाब एक विलयन का अनुभार, परासरण दाब में विलयन का अनुभार, पाई वी इज इक्वल्स टू NRT, पाई इज इक्वल्स टू N अपॉन VRT, विलयन के मोल। अब एन को इधर ले लो, एन हम जानते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होते हैं, दिया हुआ मास बटे मोलर मास। अब एन की जगह ये वाली वैल्यू रख दो आप, पाई वी इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB मल्टीप्लाई बाय VRT, MB को बाहर ले लो, V को अंदर ले लो, तो ये हो गया आपका मोलर मास इज इक्वल्स टू WB अपॉन पाई वी मल्टीप्लाई बाय RT, ठीक है बच्चों। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, ये न्यूमेरिकल आप लोग देख लेना। इस चैप्टर में बाकी का पोर्शन रिमूव हो चुका है, तो ये चैप्टर आपका होता है फिनिश। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों फर्स्ट सॉलिड स्टेट। ओके, आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।